गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। जॉन केट्स की इस पोइम में ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में आपका स्वागत है। गैलेक्सी जनरल लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोमांटिक युग के बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट जो कि जॉन केट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक पोइम के बारे में जानेंगे। जॉन केट्स लेट रोमांटिक पोइट हैं। शुरुआत के जो रोमांटिक पोइट हैं वो उनमें आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बाद के पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी मृत्यु हुई 1821 में। बहुत ही कम समय का इनका 25-26 साल का जीवन रहा। उस जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां थीं जिनको इन्होंने फेस किया। इनके पिता जो थे थॉमस कीट्स, उनकी मृत्यु हो जाती है 1804 में और इनकी माँ फ्रांसिस जेनिंग्स, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फिर रहने लगे। जब ग्रैंड पेरेंट्स की भी मृत्यु हो जाती है तो इनकी माँ जो हैं फ्रांसिस जेनिंग्स, इनके लिए 2 गार्जियन अपॉइंट कर देते हैं और उन गार्जियन में से ये भी जॉन नॉलैंड सैंडल और रिचर्ड अबे थे, जो 2 गार्जियन थे। उनकी मृत्यु, उनमें से एक जॉन नॉलैंड सैंडल की मृत्यु हो जाने पर एक ही गार्जियन बचता है, रिचर्ड अबे। तो बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन बीता। ये 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े किड्स थे, उसके बाद जॉर्ज, उसके बाद टॉम और उसके बाद एक बहन फ्रांसिस मैरी थी। तो ये जो ओड है, चारों भाई एक ही साथ रहते थे, पेरेंट्स का साथ और उसके बाद गार्जियंस के साथ। तो काफ़ी दुख भरा जीवन रहा। इसके साथ ही भाई जो टॉम था बीमार रहता था और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इनकी जो महत्वपूर्ण ओड्स हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इंडेमियन है, हाइपेरियन है, इसाबेला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है, लॉन्ग पोइम है ये तीनों। इनके बारे में कभी पढ़ेंगे। और ये जो कवि है ये जॉन कीट्स, इसको हम एक विशेष विशेषता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट के नाम के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से जॉन कीट्स को सेंसुअस पोइट के रूप में जाना जाता है। सेंसुअस पोइट का मतलब यह है कि जो पोइट्री, ऐसी कविता जो सेंसस को जनरेट करे, जागृत करे। हमारी सेंसेस, जो 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, ये जो 5 सेंसेस होते हैं उनको जागृत करे, वो भाव जागृत करे, ऐसी कविता इनकी होती है। सेंसुअस पोइट, सेंसुअसनेस इनकी पोइम में मिलेगी आपको सारी पोइट्री में। तो इनको सेंसुअस पोइट के बारे में बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने बहुत कुछ कहा है। उसके बारे में अलग से देखेंगे एक अलग से वीडियो में। उससे पहले हम इस पोइम के बारे में जानते हैं, जो कि है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। एक ग्रेसियन अर्न ग्रीस की संस्कृति, ग्रीसियन का मतलब ग्रीस की संस्कृति, अर्न एक गुलदस्ता या जैसे कह सकते हैं कोई, ये जैसे कि इस चित्र में दिखाया है, एक बेस गुलदस्ता या पुराना कोई चित्रकारी वाला बर्तन। तो ऐसा चित्र एक गुलदस्ता मिला, अर्न मिला, जिसमें बहुत सारे चित्रकारी बनी थी, किसी चित्रकार ने बनाई थी। उसको देखकर उनके मन में विचार आए, उन चित्रों को सोच करके कि उन पे है क्या, क्यों बनाया है चित्रकार ने, और उसका मतलब क्या है, एक्सप्रेशन, और हमारे लिए पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और चित्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका मीनिंग निकाला जा सकता है, इसी को इन्होंने इस कविता में दिखाया गया है। तो कौन कौन से चित्र हैं और क्या क्या भाव जागृत होते हैं और हम उसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इस ओड में, जो कि कीट्सियन ओड है, इसका स्टेंजाइक फॉर्म, जो कि 10 लाइन की एक स्टेंजा है, कीट्सियन ओड है
और 10 लाइन की एक स्टेंजा है और 5 स्टेंजा हैं। इसमें कुल 50 लाइन है, 50 लाइनें हैं। तो पहले स्टेंजा में इन्होंने इसमें जो चित्र बना है उसके बारे में बताया है। तो संबोधित करते हुए इसको अर्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं। पहली लाइन है, द स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो यहाँ पे तुलना की गई है, वो इस अर्ण की तुलना की गई है एक ब्राइड से, दुल्हन जिसे कहते हैं, और दूसरा फॉस्टर चाइल्ड जो बच्चे से तुलना की गई है। फॉस्टर चाइल्ड जिसका पालन करने वाला कोई दूसरा होता है, जो वास्तविक पुत्र नहीं होता है उससे, जिसका जैसे किसी बच्चे का पालन करता है दूसरा कोई जो वास्तविक पिता नहीं है, तो उसे फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं। तो इनसे तुलना की गई है। तो कहते हैं ग्रेसियन अर्थ को संबोधित करते हुए कहते हैं, दाउ स्टिल, तुम अभी भी हो, अनरेबिस्ट, अनरेबिस्ट मतलब जिसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, या जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि एक ब्राइड है वो अनरेबिस्ट हो, अनरेबिस्ट जिसकी जो वर्जिनिटी है स्पॉइल नहीं हुई है, या जिसका कौमार्य भंग नहीं हुआ है, वो हो तुम, उसकी तरह हो तुम, क्योंकि तुम्हारी जो चित्रकारी है तुम्हारे ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। और जो कहे कि जो दुल्हन हो, ब्राइड ऑफ क्विटनेस, क्विटनेस का मतलब शांति, लंबे समय तक शांतिपूर्ण तुम जमीन में रहे हो या खुले मैदान में कहीं पड़े रहे हो, तो इस तरह से तुम्हारी शांति जो है एक शांति की एक, तुम शांति के क्या हो, ब्राइड हो, शांति मतलब क्वाइटनेस के ब्राइड हो। और तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं उसको, वर्जिनिटी भंग नहीं हुई है, जैसे कि एक दुल्हन की वर्जिनिटी भंग नहीं होती है, उसी तरह से हो तुम। और दूसरी तुलना की है, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, फॉस्टर चाइल्ड जिसका पालन पोषण किया हो किसी दूसरे गार्जियन ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने जो उसका वास्तविक पुत्र नहीं है। तो फॉस्टर चाइल्ड किसके हो, साइलेंस और स्लो टाइम, धीरे धीरे जो समय गुजरा है, और साइलेंस, दोनों के तुम फॉस्टर चाइल्ड हो, इन दोनों के तुम बच्चे हो, इन दोनों ने तुम्हें पालन पोषण किया है, और तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे शुरुआत में थे, जब तुम पे चित्रकारी बनाई गई थी तब थे, आज भी हो, और वो तुमको पल्लवित किया है इस साइलेंस ने और स्लो टाइम ने, तुम इनके पुत्र हो। तो समय पर विजय पाकर तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, कहने का मतलब ये है। सिल्वियन हिस्टोरियन, और तुम क्या बता रहे हो, सिल्वियन हिस्टोरियन, सिल्वियन हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, इतिहासकार, जैसे किसी गांव देहाती क्षेत्र के इतिहासकार उस क्षेत्र को, क्योंकि देहाती क्षेत्र सिल्वियन हिस्टोरियन इसलिए कहा है जो इस पे चित्र बने हुए हैं, पौधों के पत्तियां बनी हैं, फूल पत्तियां बनी हैं, तो इसलिए सिल्वियन हिस्टोरियन हो तुम। और अगली लाइन में, यू कास्ट द एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, यू कास्ट कैन अस्ट, तुम व्यक्त कर सकते हो ए फ्लावरी टेल, फूलों से युक्त कहानी, फूलों से युक्त कहानी, एक बहुत सुंदर कहानी तुम व्यक्त कर रहे हो, मोर स्वीटली, बड़ी ही मधुरता के साथ व्यक्त कर रहे हो, देन आवर राइम, जैसा कि हमारी कविता व्यक्त नहीं कर सकती, उससे कहीं ज़्यादा स्वच्छंद और मधुर तरीके से एक कहानी व्यक्त कर रहे हो। और कहता है, पूछते हैं, व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, कौन सी जो लीफ फ्रिंज्ड, जो लीफ मतलब पत्तियां जो हैं तुम पे उकेरी गई हैं, छपी हुई हैं, लीजेंड जो कहानी बता रही हैं, कौन सी कहानी है जो पत्तियां हैं या पेड़ पौधे की पत्तियां हैं,
वो कौन सी कहानी तुम बता रही हैं जो तुम पे बनी हुई हैं, अबाउट दाई शेप, जो तुम्हारे आकार पे बनी हुई हैं। ऑफ डिटीज और मोर्टल्स, क्या किन्हीं देवताओं की कहानी है? डिटीज मतलब देवी देवताओं की कहानी बता रहे हो, या मोर्टल्स या मानवों की कहानी बता रहे हो, और ऑफ बोथ, या देवता और मानव दोनों की कहानी तुम बता रहे हो। आगे है इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ अर्केडी। ये टेम्पे और डेल्स ऑफ अर्केडी, अर्केडी और टेम्पे जो दोनों हैं आइडियल सुंदरता के प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। टेम्पे जो है अपोलो को सिंबल है, जो कि ग्रामीण सुंदरता को व्यक्त करता है। स्थान का नाम अर्केडी जो एक माउंटेन डिस्ट्रिक्ट है ग्रीस का, जिसे अर्केडिया भी कहते हैं, जो जिसमें जैसे कि सेफर्ड या सेफर्डस के बारे में बताया जाता है, सुंदरता को बताया जाता है, या रूरल ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए जाने जाते हैं ये दोनों, टेम्पे और अर्केडी। तो कह रहे हैं इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ अर्केडी, इन टेम्पे में, या जो कि सुंदरता के लिए जाना जाता है, अर्केडी वो भी सुंदरता के लिए जाना जाता है, ग्रामीण सुंदरता के लिए। जैसे कि व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, इस सुंदरता के क्षेत्र में जैसा कि तुम पे बने हुए हैं, ये टेम्पे की सुंदरता है या अर्केडी की सुंदरता है, इसमें व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, ये जो बने हुए चित्र हैं, ये किन्हीं व्यक्तियों के चित्र हैं या किन्हीं देवताओं के चित्र हैं जो तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं। व्हाट मेडन्स बोथ लोथ, और इस पे जो महिलाओं के चित्र बने हैं, जो मेडन्स हैं, मेडन्स मतलब जो कुंवारी लड़की, मेडन मीन्स कुंवारी लड़की जो है, वो किस चीज़ से यहाँ पे घड़ा जैसे कि भागना चाह रही हो, लोथ कर रही हो, घड़ा होता है, दूर भागना होता है, तो वो जो मेडन है वो किस चीज़ से भाग रही है। और जो एक उसके पीछे है, व्हाट मेड परस्यू फॉलो करना, और कोई इसके पीछे उसका फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो किस चीज़ से बचकर भागना चाह रही है, जो मेडन है वो किस चीज़ से बचकर भागना चाह रही है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाले में राइट साइड में एक मेडन है और एक पीछे पुरुष है, वो उससे मेडन जो है उससे बचकर भागना चाह रही है और वो उसे पकड़ना चाह रहा हो, इस तरह से। तो ये जो मेडन है, युवती है, वो क्यों भागना चाह रही है, क्यों किस चीज़ से बचना चाह रही है, और जो पुरुष उसे क्यों पकड़ना चाह रहा है, किस तरह का ये संघर्ष है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, किस तरह के पाइप्स, जो बाजे हैं, जो बज रहे हैं। टिम्ब्रेल्स ड्रम होता है, हाथ से बजाने वाला ड्रम होता है छोटा। व्हाट वाइट एक स्टेसी मीन्स होता है सुखद अनुभव, खुशी। किस तरह का ये सौंदर्यपूर्ण सुखद दृश्य है, मुझे बताओ। तो ये ओड अर्न को संबोधित करते हुए इस स्टेंजा में बताया है, कोई पोएट ने लिखा है। अगले स्टेंजा में देखते हैं। इस स्टेंजा में है, दूसरा स्टेंजा है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ई सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। ये जो संगीत बजा रहा है इसमें कोई, तो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो हम संगीत सुनते हैं कानों से, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो बहुत मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड, लेकिन यहाँ पे ये संगीत जो बजा रहे हैं, पाइप्स को बजा रहे हैं, वो शांत हैं, साइलेंट हैं। तो कहते हैं जो संगीत कानों से सुना जाता है, महसूस किया जाता है, वो सुंदर होता है, लेकिन जो जिसे सुना ना जा सके, अंदर से आंतरिक मन से महसूस किया जा सके, वो कहीं ज़्यादा सुंदर होता है। आत्मिक रूप से जो सुना जा सके, वो कहीं सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, परीक्षा में हो सकता है आए।
निश्चित रूप से कभी न कभी जरूर आएगी। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो सुना हुआ संगीत है, जो कानों से सुन रहे हैं, सेंसुअली सुन रहे हैं, फिजिकली सुन रहे हैं, वो स्वीट है, मधुर है। लेकिन जो अंतर मन से सुन रहे हैं, इसको सुन सुन फिजिकली नहीं सुन सकते, वो कहीं ज़्यादा सुंदर होता है, महसूस कर सकते हैं जिसको हम अंतर मन से। देयरफॉर इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही धीमे धीमे बजने वाले, एकदम शांत रूप से बजने वाले संगीत के पाइप्स, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले ऑन, बजते रहो तुम, इसी तरह से बजते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, ये फिजिकल ईयर्स को वो ध्वनि संगीत सुनाई नहीं पड़ रहा है, बट मोर इंडियर्ड। लेकिन ये यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन है, अगली लाइन नीचे दूसरी लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, बट मोर इंडियर्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, मधुर है। ये अगली लाइन है यहाँ पे, पाइप क्यों मधुर है? पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। ये जो ध्वनि है, संगीत की ध्वनि है, पाइप की जो ध्वनि है, टू द स्पिरिट, आत्मा में महसूस की जा सकती है, स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, जिसे किसी टोन की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी फिजिकल टोन की जरूरत, साउंड की जरूरत नहीं होती है, वो केवल महसूस की जा सकती है। इसलिए प्ले ऑन, बजने दो। फेयर यूथ, अगला सीन है फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज। ये जो अगला दृश्य है, एक सुंदर युवा है एक पेड़ के नीचे। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not लीव। तुम जो अपनी प्रेमिका के साथ में हो और पीछे हो, पेड़ के नीचे हो, thou canst लीव, तुम यहाँ से जा नहीं सकते, हमेशा यहीं पे रहोगे। thy song, और तुम्हारा जो गीत है, nor ever can those trees be bare, और ना तो तुम्हारा गीत कभी रुक सकता है, nor ever can those trees be bare, और ये जो पेड़ हैं जिन पे बसंत छाया हुआ है, वो बसंत कभी मुरझाने वाला नहीं है। हमारे वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। सुख है तो दुख आता है, दुख है तो सुख आता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन तुम जो युवा हो, हमेशा युवा रहोगे। संगीत ने, कला ने तुमको अमर बना दिया है। पूरी पोएम का यही थीम है, सेंट्रल आइडिया है कि जो आर्ट होता है, पोइट्री होती है, कला होती है, वो किसी को भी अमर बना देती है। तो इसलिए तुम हमेशा अमर रहोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये पेड़ जो हैं, इन कभी भी इनकी पत्तियां नहीं गिरेंगी, हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। बोल्ड लवर, बोल्ड लवर जो प्रेमी है, नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, और ये प्रेमी तुमको कभी भी प्रेयसी को कभी भी किस नहीं कर पाएगा। हालांकि वो किस करने के प्रयास में है, लेकिन कभी भी किस नहीं कर पाएगा, जैसा कि चित्र में दे सकते हैं। दाउ बिनिंग नियर द गोल एक्ट, हालांकि वो करीब ही है किस करने के, ऐसा लगता है कि वो किस कर लेगा, अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा। एक्ट डू नॉट क्राई, ऐसा वो कभी भी कर नहीं पाएगा, और ना ही वो असफल महसूस करेगा, उसे दुख भी नहीं होगा इस बात का कि वो किस नहीं कर पाया, जैसा कि वास्तविक जीवन में होता है। शी कैन नॉट फेड, और जो प्रेमिका है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी मुरझाएगी नहीं, जैसी है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, जबकि वास्तविक जीवन में नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि कविता ने, कला ने उसे अमर बना दिया है। दाओ दाओ यद्यपि दो तुम, हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम अपने उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो किस करने का है, मिलन का है, आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर भी एक चीज है, फॉर एवर विल डाउट लव, लेकिन तुम जो जिस तरह से प्रेम है तुम्हारे अंदर अपनी प्रेमिका के लिए, वो हमेशा बना रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो जो तुम्हारी प्रेमिका है वो हमेशा
सुंदर बनी रहेगी, कभी भी जो उसमें बदलाव, किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। अगली स्टेंजा में देखते हैं। आह, हैप्पी हैप्पी बॉक्स, बॉक्स मीन्स शाखाएं, दैट कैन नॉट सेट, जो जिनकी पत्तियां कभी, ये लाइन यहाँ से योर लिप, ये अगली लाइन है, पहली लाइन यहीं तक एंड होती है, सेट तक। आह, हैप्पी हैप्पी बॉक्स, सुखद लताओं, दाउ कैन नॉट, दैट कैन नॉट सेड, इनकी पत्तियां कभी भी गिरेंगी नहीं। योर लिप्स नॉट एवर बीट द स्प्रिंग अड्यू, अड्यू बीट, अड्यू मीन्स अलविदा कहना, तुम्हारी जो पत्तियां हैं तुम्हें कभी अलविदा नहीं कहेंगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और जो संगीत बजाने वाला है, हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, वो कभी भी थकेगा नहीं, बिना थके ऐसे संगीत बजाता रहेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और हमेशा संगीत बजाता रहेगा और हमेशा उसका संगीत नया बना रहेगा, कभी उसका संगीत पुराना नहीं होगा। मोर हैप्पी लव, और जो प्रेम है वो हमेशा भी, जो प्रेमिका प्रेमिका के लिए प्रेम है, एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो हमेशा सुखद ही बना रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं। मोर हैप्पी, और अधिक सुखद बना रहेगा, हैप्पी लव, सुखद प्रेम। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, हमेशा वार्म, एकदम वार्म जैसे गरम, गरम का मतलब यहाँ पे जो फ्रेश रहेगा। स्टिल टू बी एंजॉयड, जिसके कभी एंजॉय नहीं किया गया हो, हमेशा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब हाफना होता है, यहाँ पे पेंटिंग का मतलब है प्यार को पाने के लिए लालायित। एंड फॉर एवर यंग, और हमेशा युवा बना रहेगा, जैसे कि उम्र के साथ प्यार भी अपना रूप बदलता रहता है, कम होता रहता है, ज़्यादा जो भी है, लेकिन चेंज होता रहता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, इसको जरा समझेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन, जो हम सांस लेने वाले जीव हैं, मानव हैं, ब्रीथिंग, उनकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं कभी कम ज़्यादा, अधिक कम ज़्यादा, या जो भी हो सकता है, चेंजिंग मूड में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भावनाएं हैं प्रेमी की प्रेमिका के लिए, या एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं, जो मानवों का प्रेम होता है, मानवों की भावनाएं होती हैं, उनसे उच्च भावनाएं हैं ये, क्योंकि एक कला ने, संगीत ने, वो पेंटिंग ने, आर्ट ने इसको उच्च बना दिया है, उच्चता प्रदान कर दी है, अमर कर दिया है, इटर्निटी हो गई, मिल गई है इसको। दैट लिव्स ए हार्ट हाई सारोफुल एंड क्वाइट, और ये मानवों का प्रेम कैसा होता है, कभी दुख में छोड़ देता है, हर्ट को, दुख, हृदय में क्या हो जाता है, दुख से भर जाता है, दुख, जैसे कि हृदय टूट गया, एक दूसरे को प्यार में धोखा दे दिया तो हृदय टूट गया, दुख, हृदय जो है दुख से भर जाता है। एंड क्लाइड, डिकेड, पतन हो जाता है प्रेम का, भावनाओं का, हालांकि उससे ऊपर हो गया है ये प्रेम, जो प्रेमी प्रेमिका का यहाँ पे दिखाया गया है, वो उससे उच्चता को प्राप्त कर लिया है, एटर्निटी को प्राप्त कर लिया है। ए बर्निंग फॉरहेड, बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग, मानव का प्रेम वर्तमान जैसे कि होता है एक दूसरे के लिए, बर्निंग फॉरहेड, सर जलता है, पीड़ा होती है, एंड पार्चिंग टंग, एक दूसरे से भला बुरा कहते हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रेम में बिल्कुल भी नहीं होंगी, जैसा कि हमारे साथ होती हैं। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, दैट लीव्स ए हर्ट हाई सारोफुल एंड क्लाइड, ए बर्निंग फॉरहेड एंड ए पार्चिंग टंग, जो
इस प्रेम के द्वारा, इस कला के द्वारा इस प्रेम को अमर बना दिया गया है। जैसा कि मानव प्रेम के साथ ये सारी चीजें होती हैं, वो इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगला स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। जो इस चित्र में देख रहे होंगे, एक जो सेकेंड सीन है, सेकेंड ऊपर से नीचे वाला, जिसमें गाय दिख रही है, छोटा बछड़ा है, गाय है, और उसके पीछे कुछ लोग हैं, भीड़ है लोगों की, उसको दिखा रहा है, उस चित्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये जो कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं, किसी जानवर को बलि चढ़ाने आ रहे हैं। टू व्हाट, ग्रीन अल्टर, किसी जो रूरल देवता, देवी देवता होते हैं पेड़ों के, जैसे कि वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों पे बलि देते हैं, उस तरह के रूरल देवता हैं, अल्टर वेदी जिसे बोलते हैं। तो व्हाट ग्रीन अल्टर, कौन सी देवी अल्टर है जिसपे ये इस बछड़े की, बछिया जो है हेफर, उसकी बलि देने जा रहे हैं। हेफर जो होता है, जवान बछिया होती है, उसे जवान बछिया कहते हैं। और जो बछिया है, ये इससे पहले एक लाइन है, ओ मिस्टीरियस प्राइस्ट। मिस्टीरियस प्राइस्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा देवी देवता है, रहस्यमय देवी देवता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन से देवी देवता पे इसकी बलि देने जा रहे हैं ये लोग। लीडर्स दाउ दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइस, उस बछिया को बलि देने जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है यार पीछे। तो वो जो बछिया है, बछेड़ी है, वो आसमान के में ऊपर की ओर रंभा रही है, सर करके आसमान के ऊपर, ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके रंभा रही है, लोइंग एट द स्काइज। और ये लोग पीछे अपना गीत संगीत जो भी है, ड्रम बजाते हुए जा रहे हैं। तो ये कौन से देवी देवता पे चढ़ाने जा रहे हैं उसकी बलि, ये जरा हमें बताओ। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और उसके जो सिल्कन मीन्स होता है मुलायम, फ्लैंक्स साइड है, उसकी जो पूरे बॉडी पे, मुलायम बॉडी पे, विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब ड्रेस्ड, ड्रेस्ड पहने हुए, ओढ़े हुए, और इसकी जो पूरी बॉडी पे मालाएं चढ़ाई हुई हैं। व्हाट लिटिल टाउन, और तो ये कौन लोग हैं, किस देवी देवता पे ये बलि चढ़ाने जा रहे हैं इसकी, क्या ऐसा ही है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, आंसर भी कंप्लीट नहीं है, आगे देखते हैं और क्या है। व्हाट लिटिल टाउन, वाई रिवर और सी शोर, ये जो लोग जहाँ से आए हैं, किसी शहर से आए होंगे, या किसी समुद्र के किनारे से आए होंगे, किसी गांव से आए होंगे। व्हाट लिटिल टाउन वाई, ये कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है कि जहाँ से ये लोग आए हैं वो शहर। व्हाट लिटिल टाउन वाई रिवर, किसी नदी के किनारे का गांव या किसी समुद्र के किनारे का गांव। और माउंटेन बेल्ट, या किसी पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के नीचे। विद पीसफुल सिटाडेल, सिटाडेल जो कि क्या महल होता है, जिसे महल कहते हैं, और कुछ और अभी याद नहीं आ रहा है। तो महल ही जैसे होता है, राजा का महल, सिटाडेल। और माउंटेन बेल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, जो माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे सिटाडेल, जहाँ पे राजा का महल बना हुआ है, क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं इसको। सिटाडेल मीन्स दुर्ग होता है, पीसफुल दुर्ग बना है, या वहाँ से आए हैं लोग। पीसफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती तो ये लोग इस तरह का काम करने नहीं आते, वो वहीं रहते। तो पीसफुल सिटाडेल से ही आए होंगे। इज एम्पटीड ऑफ दिस फॉल्क, तो वहाँ से ये लोग आए हैं, तो वो सिटाडेल, वो गांव, वो खाली हो गया होगा। दिस पियस मॉर्न, पियस मॉर्न मतलब ये रिलीजियस सेरेमनी को व्यक्त करता है, जो लोग मना रहे हैं, धार्मिक जो त्यौहार है, जो भी बलि चढ़ाने का त्यौहार है, इसको इंडिकेट करता है। आगे है, एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और जहाँ से ये लोग आए हैं
उस शहर की सारी गलियां हमेशा खाली रहेंगी क्योंकि वहां पर तो कोई है नहीं और ये लोग यहाँ। एंड नॉट ए सोल टू टेल व्हाई आर्ट दाउ डिजोलेट, कैन एवर रिटर्न, कैन एवर रिटर्न। और वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, सोल मतलब कोई भी व्यक्ति, आत्मा नहीं होगी ये बताने के लिए कि ये शहर खाली क्यों है, कैन एवर रिटर्न। और ये जो यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर से कोई बताने के लिए वापस नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ है, 5वां पैराग्राफ है। ओ एटिक शेप fair attitude with bread of marble men and maidens overwrought with forest branches and the trodden wheat। ओ एटिक से, एटिक का मतलब प्राचीन होता है, पुरातात्विक आकार के। हे अर्न, फेयर एटीट्यूड, फेयर एटीट्यूड मीन्स होता है ब्यूटीफुली शेप्ड, सुंदर तरीके से सजाए हुए, बने हुए। विद ब्रेड, विद ब्रेड का मीनिंग होता है एम्ब्रॉयडरी, चित्रकारी। काहे की चित्रकारी बनी है इस पे, ऑफ मार्बल, संगमरमर के। मैन एंड मैडन्स, व्यक्ति हैं और युवतियां हैं। ओवरलॉड, उकेरी गई हैं, छपी हुई हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, पत्तियां हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। एंड द ट्रोडन बीड्स, और जो ट्रोडन बीड्स जो घास है, और वो कुचली हुई घास है जिन पर ये लोग चलते हुए आए हैं, वो घास है। दाउ साइलेंट फॉर्म, हालांकि तुम सब क्या हो, शांत हो, साइलेंट फॉर्म में है, साइलेंट फॉर्म में हो, आकार में हो। डस्ट टीजस आउट ऑफ थॉट, लेकिन मेरे विचारों को उद्वेलित करते हो, जनरेट करते हो, और मुझे से दुख उत्पन्न होता है। एज डज एटर्निटी, जैसा कि एटर्निटी के बारे में सोचने पे होता है। कोल्ड पेस्टोरल, पेस्टोरल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें देहाती ग्रामीण क्षेत्र की चित्रकारी की गई हुई है, इसलिए इसको पेस्टोरल कहा गया है। अर्न को कोल्ड पेस्टोरल अर्न के लिए ही कहा गया है। व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन बेस, जब ये जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, इस पे एक ओल्ड एज आएगी और ये क्या होगी, ये खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ओल्ड एज आएगी एक एक करके सब पे, और वो हमें जाती रहेगी, दुनिया से विदा लेती रहेगी। दाउ शेल्ट रिमेन, हालांकि तुम फिर भी जीवित रहोगे। किसके द्वारा ये संभव हुआ है, आर्ट के द्वारा, कला के द्वारा, कि तुम फिर भी जीवित रहोगे। इन सब पे जनरेशन है, युवा है, उन सब पे ओल्ड एज आएगी और वो नष्ट होते जाएंगे। इन मिडस्ट ऑफ अदर वो मीन्स दुखों में, इन बहुत सारे दुखों के बीच आएंगे व्यक्तियों के अंदर, हमारे मानवों पे, सब पे। लेकिन तुम कितने भी दुख आएंगे, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। देन आवर्स, जैसा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ए फ्रेंड टू मैन, तुम इनके दोस्त हो। टू हुम दाउ सेस्ट, जिनके बारे में तुम कह रहे हो, ये जो तुम्हारे ऊपर चित्र बने हुए हैं जिनके बारे में कह रहे हो, हालांकि ये तुम्हारे साथ रहेंगे। हालांकि एक दूसरी बात ये भी है कि ये जो है समय के साथ, ओल्ड एज के साथ वो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो बनाए गए हैं वो वास्तव में फिजिकली तो नहीं रहे, लेकिन कला के द्वारा उनको तुमने जीवित कर दिया है। जिनको तुम बता रहे हो वो कला के द्वारा तुम्हारे साथ हमेशा जीवित रहेंगे। तो यही सच्चाई है। ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सच्चाई है, सच ही सुंदर है। दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। नो ऑन अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग तरह से हर किसी ने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी कमेंट भी किए गए हैं।
हर एक किसी के द्वारा। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। यही सब कुछ है। सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। यू नो ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, ये आपको पता है। एंड ऑल यू नीड टू नो, और जो कुछ भी है तुम में बस यही जानना है कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। इसी के साथ पोइम का एंड होता है। इसके स्टेंजिक फॉर्म के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, ये 50 लाइन की पोइम है और 5 स्टेंजा हैं इसमें, 10-10 लाइन के। कम्प्लेक्स सोड है इन 5 स्टेंजा में। 10 लाइन की हर एक 10 लाइन स्टेंजास, जिसको कोई टेंस कहते हैं। टोटलिंग 50 लाइन्स हैं इसमें, विद ईच लाइन जनरली इन आयम्बिक पेंटामीटर में है। इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम कंसिस्टेंट ए बी क्वार्टेंस। जो पहली 4 लाइन है उनकी जो राइम स्कीम है ए बी। ये 4 सभी स्टेंजा में ओपनिंग होगी। उसके बाद जो आखिरी जो 6 लाइन होंगी वो पहले और 5वें स्टेंजा में है ए बी सी डी ई जी सी ई। दूसरे स्टेंजा में ए बी सी डी ई डी। तीसरे चौथे में ए बी सी डी ई। तो ये है स्टेंजा, इसका स्टेंजाइक फॉर्म। अगली पोएम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी ये पोएम। अगली पोएम में अगले वीडियो में एक नई पोएम के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए। यदि कविता अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट लिखेंगे और शेयर भी करेंगे। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।